एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए NIOS के बच्चों के लिए चैप्टर 7 है ये पॉलिटिकल साइंस का। ऑलरेडी हमने कई सारे चैप्टरों को कंप्लीट किया है और पहले के चैप्टरों में मैंने सारे चैप्टरों को डिस्क्राइब किया है, उनके प्रश्न उत्तरों के बारे में बताया है। तो आज मुख्य रूप से हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक कर्तव्य। इससे पहले हमने मौलिक अधिकार को कंप्लीट किया था, फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट किया था। तो ये चैप्टर 7 है NIOS के बच्चे क्लास 12 के लिए चैप्टर है। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7 जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। इससे पहले हमने मौलिक अधिकार के बारे में ऑलरेडी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। देखिए, ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये क्लास 12 के बच्चों के लिए हर बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में भी आपको पढ़ना है। और आपको बता दूं कि यदि आप आगे पढ़ाई को कंटिन्यू करते हो तो BA पॉलिटिकल साइंस में भी आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इन सभी पॉइंट्सों को पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के सबसे पहले स्लाइड से। सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। मतलब मौलिक अधिकार तो आपने समझ लिया है। अब इसमें हमें मुख्य रूप से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में समझना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसे कहते हैं, क्या होता है, कैसे लागू होता है, इसके फायदे क्या है, इसके दुष्परिणाम क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत केंद्रीय एवं राज्य स्तर की सरकारों को दिए गए निर्देश है। पहला पॉइंट क्या कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब ये जो प्रिंसिपल है, ये जो तरीका है, ये जो काम करने का, संचालन करने का पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना अपना पॉइंट व्यू, ये दोनों को दिया गया है। क्योंकि हमारे भारत में संघीय सरकार में राज्य स्तर पर भी काम होता है, केंद्र स्तर पर भी काम होता है। तो यहाँ पे केंद्रीय एवं राज्य स्तर दोनों सरकार को निर्देश दिया गया है, एक प्रिंसिपल सिद्धांत निर्देश के रूप में दिया गया है। यद्यपि ये सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है। ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कंपलसरी भी नहीं है, बहुत जरूरी नहीं है कि इसे हर राज्य पालन करे ही करे, क्योंकि ये सिस्टम के आधार पे समय अनुसार, समय के देखते हुए इन चीजों को इंप्लीमेंट किया जाता है, इन चीजों को लागू किया जाता है। ये देश के प्रशासन में मूल भूमिका निभाते हैं। हमारे भारत देश की बात नहीं, कोई भी देश हो। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपको ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये भारत के अंदर आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। हमारे भारत का जो संविधान है वो कई अलग अलग संविधानों के अंदर से अपनी चीजों को, अच्छी अच्छी चीजों को लिया था। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड के संविधान से भारत में लाया गया था। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आर्थिक न्याय की स्थापना और कुछ लोगों के हाथों में धन संचय को रोकने के लिए इन्हें संविधान में शामिल किया गया। सबसे पहले तो देखिए कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनको लाया क्यों गया, तो और कहां से लाया गया, तो लाया गया इसे आयरलैंड के सिद्धांत से। और आर्थिक न्याय मतलब समाज में सभी लोग बराबर हो, समानता का अधिकार हो, किस लेवल पे, आर्थिक लेवल पे, उनका सिस्टम जो है वो समानता के आधार पर आए। तो इस आर्थिक न्याय में स्थापना करने के लिए या फिर समानता लाने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और समाज में क्या होता है ना कि कभी कभी जो संपत्ति होता है, जो पूंजी होता है, जो पैसे होते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीजें जो आर्थिक स्थितियों में समानता लाने के लिए काम में आता है, तो ये किसी एक व्यक्ति या समाज के किसी एक वर्ग या फिर किसी एक जाति समुदाय के हाथ में ना आ जाए। कोई एक ही जाति का व्यक्ति दिन प्रतिदिन अमीर ना होता चला जाए, पैसों का घोटाला न करना शुरू कर दे। इन्हीं कारणों से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में लाया गया। इन्हें संविधान में शामिल किया गया है, इसलिए कोई सरकार इसकी अवहेलना नहीं कर सकती। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारत के संविधान में संलग्न किया गया है, जोड़ा गया है। इसलिए भारत के जो द्विस्तरीय सरकार है, चाहे वो केंद्रीय स्तर का सरकार हो या फिर वो राज्य स्तरीय सरकार हो, इसकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता, इसको तोड़ नहीं सकता, इसको छोड़ नहीं सकता, समाज के लोगों की अवहेलना नहीं कर सकता। आर्थिक स्थिति में समानता लाने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो बहुत बहुमूल्य है। तो इस कारण से कोई भी राज्य, चाहे वो राज्य स्तरीय सरकार हो
या केंद्र स्तरीय सरकार हो, इसकी अवहेलना कोई सरकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संलग्न किया गया है। क्या संलग्न किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांतों को संलग्न किया गया है। कहां से लाया गया यह संविधान का हिस्सा? तो आयरलैंड के हिस्से से भारत के संविधान में जोड़ा गया। क्यों लाया गया? तो इसका जवाब देंगे कि ताकि समाज में रहने वाले सभी वर्गों के बीच आर्थिक समानता हो, और कभी कभी जो कुछ प्रमुख वर्ग होते हैं जिनके हाथों में पूंजी संपत्ति इकट्ठा होने लगती है, इनको रोकने के लिए, इनको ऐसा न होने देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान के अंदर संलग्न किया गया है। तो ये हमारा था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अर्थ। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण। देखिए, इसको अलग अलग भागों में बांटा भी गया। मतलब जैसे कि अब ये एक बड़ा पॉइंट हो सकता है, तो इसे अलग अलग मुद्दों पे समझेंगे, इसे अलग अलग खंडों में समझेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो राज्य के नीति निर्देशक जो प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत हैं, इसका वर्गीकरण किया गया है, इसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 4 अलग अलग भागों में इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को बांटा गया है, जिसमें पहला है आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत। पहले नंबर पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में 4 श्रेणी में से सबसे पहला श्रेणी है आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत, सबसे नंबर 1, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी हमारे भारत के जो महात्मा गांधी थे, इनके द्वारा जो सिद्धांत प्रिंसिपल प्रतिपादित किया गया या बनाया गया, या फिर इन्होंने जो सोशल मैसेज समाज को दिया है, उसके आधार पर गांधीवादी सिद्धांत भी है। तीसरे नंबर पे है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित सिद्धांत। अब देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर आपको अंतरराष्ट्रीय शांति, कई बार होता है ना कि देश से देश लड़ने लगता है, जैसे अब देश से देश की बात हम करेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी मैं आपको राज्य से राज्य की बात कर लेता हूं। अभी भारत में ही देखो त्राहिमाम मचा हुआ है भाषा को लेके। भाषा का जो लैंग्वेज वार जो छिड़ा हुआ है पूरे भारत में, इसको आप क्या कहोगे? तो ये तो हमारे अंदरूनी मामले हैं, ये हमारे देश के अंदरूनी मामले हैं। जैसे कि तमिलनाडु सरकार बनाम पूरा नॉर्थ भारत आप कह सकते हो, मतलब साउथ इंडियन लैंग्वेज वर्सेस नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज, हिंदी कह सकते हो। अभी क्या है कि केरल में मलयालम बोला जाता है, कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है। लेकिन इसमें मैं आंध्र प्रदेश को नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं या फिर डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने हिंदी का समर्थन किया, उन्होंने इसमें हिंदी का भरपूर समर्थन किया। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि हमारा भारत देश जो है वो विविधताओं का देश है। यहाँ पे विविधताएं कहने का क्या मतलब है? आपने शुरुआत से पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, शुरुआत से हिस्ट्री पढ़ा है, होम साइंस पढ़ा है, सोशियोलॉजी पढ़ा है, आर्ट्स के ये सारे सब्जेक्ट जितने भी मैंने आपको पढ़ा है, तो मैं अक्सर आपके साथ ये चर्चाएं करता रहता हूं कि भारत विविधताओं का देश है। क्योंकि यहाँ पे कोई एक जाति, धर्म, संस्कृति, भेष भाषा के लोग तो नहीं है ना। यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैनी भी है, पारसी भी है। हर एक धर्म समावेशित है हमारे भारत की संस्कृति में। अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है। हर क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान है, लेकिन आप राष्ट्रीय भाषा का सम्मान न करें, यह भी एक प्रकार का चिंता का विषय है। जिस प्रकार से तमिलनाडु सरकार ने यह कह दिया कि हम अपने राज्य में हिंदी नहीं चलेंगे, मतलब हिंदी को नहीं लेके चलना। अब कर्नाटक में भी, बेंगलोर में भी यही हो रहा है। कई सारी घटनाएं न्यूज में देखने को मिला जो वाकई में निंदा करने योग्य है। वहां पे खासकर जो हमारे बिहार समुदाय के लोग, जो लोग बाहर की जगहों पे जाते हैं, वो काम करने जाते हैं, उनके साथ जो बदतमीजी होती है। कल ही मैं एक न्यूज देख रहा था जिसमें एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई भी करता है और नौकरी भी कर रहा होता है। उसे बेंगलोर में उसकी माँ बहन की गाली दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बिहार से है और वो हिंदी बोल रहा था। तो देखिए, हमारा हिंदी जो है, हिंदी बोलना खराब लैंग्वेज थोड़ी ना है। विश्व में सबसे ज्यादा बोला जाने वाले लैंग्वेज में हमारा हिंदी आता है 3रे नंबर पे। अब ये कोई मामूली लैंग्वेज नहीं है। फिर भी विश्व की बात छोड़ो, हमारे भारत देश के अंदर ही ऐसे हेट फैलाने वाले कुछ पॉलिटिशियन हैं जो अपने राजनीति रोटी सेकने के लिए अपने ही देश को तोड़ने का काम करते हैं।
तो ऐसा ही कुछ चर्चा अभी चल रहा है, हालांकि अभी बात से विस्तार हो जाएगा, तो मैं अभी भाषा वार में नहीं जाता हूँ, लैंग्वेज वार में नहीं जाता हूँ, मैं टॉपिक पे आता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता हूँ। कई बार होता है कि एक देश दूसरे देश के साथ कुछ अनबन हो जाता है, जैसे हमारे भारत की बात कर लो तो पाकिस्तान के साथ अनबन बनी रहती है, चाइना के साथ अनबन बनी रहती है, हाल फिलहाल में आपने नेपाल के साथ भी देखा। तो ये सब जो अनबन बनी रहती है या लड़ाई झगड़े होते हैं या कई बार युद्ध भी हो चुका है, चाइना के साथ हो चुका है, हमारा पाकिस्तान के साथ हो चुका है, तो इनके बीच में शांति स्थापित करने के लिए भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर श्रेणी बनाई गई है। सुरक्षा से संबंधित सिद्धांत भी है, हम अपने देश को सुरक्षित कैसे करें, हम अपने राज्यों को सुरक्षित कैसे करें, हम अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित कैसे करें, यह तीसरे नंबर पे आता है। चौथे नंबर पे आता है विविध सिद्धांत। तो ये 4 श्रेणियां जो हैं वो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर ही बनाए गए हैं। अब इन सभी सिद्धांतों को, मतलब चारों के चारों सिद्धांतों को मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा ताकि आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बड़े अच्छे से जानकारी हो जाए। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, सबसे पहले नंबर पे हमने क्या बात किया था, आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत। ये क्या होता है? तो सबसे पहले नंबर पे हमें क्या पढ़ना है, आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत। ये हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत का सबसे पहले श्रेणी में सबसे नंबर 1 पे आता है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए, समाज में जो लोग रहते हैं, अब मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है, समाज में ही रहता है, कहीं ना कहीं समुदाय में ही रहता है, गांव बस्ती शहरों में ही रहता है, तो इनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए, मतलब इनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए राज्य निम्नलिखित प्रयास करेगा। अब राज्य, अगेन मैं रिपीट करता हूं, यहां पे राज्य का मतलब देश से होता है। तो अब एक देश या फिर राज्य भी कह सकते हो, क्योंकि मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो संघीय सरकार है इसमें 2 स्तर की सरकार मिलती है, एक तो राज्य स्तरीय और एक केंद्र स्तरीय। लेकिन यहाँ पे जो राज्य कहने का तात्पर्य है उसका मतलब होता है देश से, केंद्रीय सरकार की बात करेंगे। तो आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत में एक देश, एक राज्य क्या क्या कर सकता है, तो सबसे पहले नंबर पे स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आजीविका का पर्याप्त साधन जुटाना। अब जिस समाज में आप रहते हो उसमें महिलाएं भी होती है, पुरुष भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक व्यक्ति के लिए या फिर आप महिला प्रधान बना दो या आप पुरुष प्रधान बना दो, ऐसा नहीं करना है। महिला और पुरुष के बीच में समानता रखना है, दोनों के लिए रोजगार को सृजन करना है, उत्पत्ति करना है। ये नहीं कि सिर्फ लड़के लड़के ही नौकरी करेंगे, लड़के लड़के ही IAS IPS बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, ऐसा नहीं है, लड़कियां भी बनेंगी। तो दोनों के बीच में समानता, आजीविका का मतलब होता है नौकरी, पर्याप्त साधन जुटाना, ये एक राज्य का कार्य होता है। इसके अंदर आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत के अंदर। दूसरे नंबर पे है सामान्य कार्य के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को समान पारिश्रमिक मिले। कई बार ऐसा होता है, मतलब अभी तो चलो बहुत कम हो गया, पहले के समय में ज्यादा होता था कि स्त्रियां जो काम करती थी, महिलाएं जो काम करती थी, लड़कियां जो काम करती थी, तो उनको वेतन लड़कों की अपेक्षा कम मिलता था। लड़का भी अगर वही काम कर रहा है और लड़की भी वही काम कर रही है तो लड़की को कम और लड़के को ज्यादा मिलता था। तो इन चीजों के ऊपर रोक लगाया गया है आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार इसे संविधान में संलग्न किया गया है। अगर एक ही काम 2 अलग अलग जेंडर के लोग कर रहे हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनको समान वेतन दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहता हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब मुझे आपको पढ़ाने के एवज में यदि 15,000 रुपए मिल रहे हैं, एग्जाम्पल, तो ऐसा ही अगर कोई महिला टीचर भी आपको आके अगर पढ़ाती है अगर सेम काम, तो उनको भी 15,000 रुपए ही दिए जाएंगे। ये हमारा क्या है, स्त्री और मतलब समान कार्य करने के लिए दोनों के बीच समान पारिश्रमिक मतलब सैलरी मिले। इसके अलावा तीसरे नंबर पे है स्त्री पुरुष और बच्चों के लिए योग्य रोजगार एवं कार्य का स्वच्छ वातावरण तैयार करना। जो स्त्रियां होती है या फिर जो पुरुष होते हैं या फिर जो बच्चे होते हैं, इनके लिए सही रोजगार। अब बच्चों के लिए ऐसा रोजगार लगा रहे हो जो उनके जीवन के लिए खतरनाक है, जो उनके जीवन को मतलब बर्बाद कर सकता है, जिनमें उनकी मृत्यु हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, उनका क्षय हो सकता है। तो ऐसे रोजगार में आप उन बच्चों को नहीं लगा सकते। अब मान लो कुछ ऐसे काम है, हालांकि महिलाएं आज हर एक काम कर रही है, मैंने महिलाओं को मजदूरी करते हुए भी देखा है, पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा ईंट, ज्यादा सीमेंट, बालू वगैरह उठाते हुए देखा है। लेकिन ये चीज का ख्याल होना चाहिए कि महिलाओं को महिलाओं के मुताबिक ही काम मिले, बच्चों को उनकी आयु देख के उनको काम मिले।
किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य में इनको संलिप्त ना कर दे जो इनके जीवन के लिए आघात पहुंचा सकता है। तो ये आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत के अंदर ये तीनों पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण था। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ेंगे। अगला स्लाइड हमारा कहता है चौथे नंबर पर कि बच्चों को शोषण और नैतिक अधोगति से बचाना। कई बार क्या होता है कि बच्चों का शोषण किया जाता है। बच्चों का शोषण कहने का मतलब है कम उम्र में, कम आयु में बच्चों से ऐसे खतरनाक काम करवाना जो उनके आयु के हिसाब से गलत है, उनके उम्र के हिसाब से गलत है। उनको कम उम्र में कहीं ऐसे जगहों पे लगा देना, बहुत सारी घटनाएं ऐसी आती है। तो ऐसे में बच्चों के शोषण से उनको बचाना भी इसका एक पार्ट है। अगला पॉइंट हमारा कहता है रोजगार एवं शिक्षा का अधिकार तथा बेरोजगारी और बुढ़ापे बीमारी में असमर्थता की स्थिति में सरकारी सहायता के कारगर उपाय उठाना। देखिए, रोजगार एवं शिक्षा का अधिकार, हर भारत के नागरिक को रोजगार का और शिक्षा का अधिकार है और होना भी चाहिए। हर बच्चा पढ़ेगा तभी तो भारत बढ़ेगा। और इसके अलावा अब बच्चा पढ़ लिया, सर्टिफिकेट मिल गया, ज्ञानी हो गया, तो उसके लिए एक अच्छा रोजगार भी, नौकरी भी होनी चाहिए जिससे वह अपनी स्थिति को और बेहतर बना सके। और जब बच्चा काम करते करते बूढ़ा हो जाए, वो असमर्थ हो जाए, वो अब काम करने योग्य ना है, तो फिर सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस बुढ़ापे की आयु में, बुढ़ापे की अवस्था में उसके लिए सरकारी सहायता प्रदान करना, जो भारत सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से वर्तमान समय में कर रही है। कई प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं, कई प्रकार के ऐसे नीति नियम कानून हैं, कई प्रकार के ऐसे स्कीम हैं जिसके माध्यम से आज वृद्ध जनों की भी सहायता सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है गांधीवादी सिद्धांत। पहले नंबर का जो हमारा श्रेणी था उसमें पहला जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरे नंबर पे आता है गांधीवादी सिद्धांत। तो गांधी जी का नाम आपने अवश्य सुना होगा। गांधी जी बड़े मशहूर हैं हमारे भारत में क्योंकि वो हमारे राष्ट्रपिता भी हैं, उन्हें बापू भी कहा जाता है। और आजादी में कई सारे आंदोलन और सत्याग्रह गांधी जी के माध्यम से किया गया था और गांधी जी को आजादी के समय का सबसे बड़ा अव्वल दर्जे का नेता भी माना जाता है। तो अब हम गांधी जी से जुड़े हुए जितने भी सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। अब देखिए, कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो महात्मा गांधी के आदर्शों के आधार पर बनाए गए। महात्मा गांधी आपको पता है सत्य बोलते थे, हिंसा नहीं करते थे, लड़ाई झगड़ों में वो विश्वास नहीं रखते थे, हमेशा कोशिश करते थे कि बातों को शांति से निपटाया जाए। तो अब महात्मा गांधी ने अपने जीवन में किन किन प्रकार के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, जन्म दिया है, उसके बारे में देखते हैं। पहला है कि ग्राम में, मतलब गांव में, ग्राम और गांव दोनों होता है, पंचायतों का गठन करना। अब क्या होता है ना कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, एक समय में वो भारत के सभी गांवों को टेक ओवर नहीं कर सकता या फिर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। तो गांधी जी का ऐसा मानना था कि हर गांव में पंचायत होनी चाहिए जहां पे जो वहां का लोकल समस्या हो, जो वहां का जो गांव वगैरह का या समाज का समस्या हो, वो उनको पंचायतों में ही निपटा ले। तो गांधी जी के सिद्धांत में सबसे पहले नंबर पे क्या है कि गांव में पंचायतों का गठन होना चाहिए। दूसरा था गांधीवादी सिद्धांत में गांव में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। गांधी जी शुरुआत से ही चरखा वगैरह चलाते थे, उनका यही मानना था कि हर गांव में कुटीर उद्योग होना चाहिए। कुटीर उद्योग का मतलब होता है छोटे छोटे उद्योग जिससे रोजगार सृजन होता है। गांव में बहुत सारे ऐसे कुटीर उद्योग होते थे। अभी तो वर्तमान समय में कुटीर उद्योगों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। पहले बीड़ी बनाने का काम होता था, चरखा चलाया जाता था, सूत काटा जाता था, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, मोमबत्ती बनाई जाती थी, अगरबत्ती बनाई जाती थी, लकड़ियों के कुर्सी वगैरह बनाए जाते थे। लेकिन ये कुटीर उद्योग दिन प्रतिदिन अब समाप्त होता जा रहा है। तो गांधीवादी सिद्धांत में दूसरे नंबर पे आप बताएंगे गांव में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। तीसरे नंबर पे गांधीवादी सिद्धांत में है नशीले पदार्थों और शराब आदि पर प्रतिबंध लगाना जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे कोई से भी वस्तु को समाज के अंदर या बाजार के अंदर ना लाने दिया जाए जिससे समाज के लोगों का स्वास्थ्य जो है वो खराब हो। तो देखिए, नशीले पदार्थ जितने भी हैं, जितने भी नशे की चीजें होती है, उससे कहीं ना कहीं व्यक्तियों का स्वास्थ्य खराब होता है। शराब को ही ले लीजिए। तो इन सब पे गांधी जी का मानना था कि प्रतिबंध लगना चाहिए, इन्हें रोकना चाहिए, समाज में इससे गलत मैसेज जा रहा है। तो ये तीसरे नंबर का गांधीवादी सिद्धांत था। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे गाय, भैंस आदि जितने भी दुधारू पशु होते हैं जो दूध देते हैं, जिनके दूध का सेवन हम मनुष्य करते हैं, उन नस्लों को सुधारना तथा उनके वध पर प्रतिबंध लगाना।
अभी क्या है कि हमारे समाज में गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, ये जितनी भी चीजें, ये सब दुधारू हैं, मतलब इनके दूध का सेवन आम मनुष्य अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करता है। लेकिन हमारे ही भारत में कई जगहों पर इन चीजों को काट कर खाया भी जाता है। अब कुछ ऐसे समाज हैं, कुछ ऐसे धर्म हैं जो इन चीजों को अलाउ करता है, लेकिन गांधी जी का ऐसा मानना था कि जो पशु दुधारू है, जो दूध देता है, पहले तो उनके नस्लों को सही करो। नस्लों को सही कहने का मतलब है कि उन्हें ऐसा तैयार करो कि वो अधिक से अधिक दूध दे सके, और इनको काटने, इनको मारने, इनको खाने पे प्रतिबंध लगना चाहिए। आज भी भारत में धड़ल्ले से कई जगह ऐसे, उत्तर प्रदेश की तो आप बात ही मत कीजिए, उत्तर प्रदेश में तो आपको धड़ल्ले से मिल जाएगा। हालांकि इसमें कोई सा भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पे इन तरह की चीजों को काटा और खाया नहीं जाता है, क्योंकि जिस धर्म के लोग इन चीजों को खाते हैं वो भारत के हर कोने में मौजूद हैं और वो इसका भोजन के रूप में सेवन करते हैं। अब हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तीसरे श्रेणी के बारे में, जिसका नाम है विविध नीति निर्देशक सिद्धांत। अब इसे भी समझ लेते हैं। विश्व शांति एवं सुरक्षा की दिशा में सहयोग का वातावरण तैयार करने के लिए भारत निम्नलिखित उपाय करेगा। पूरे विश्व में शांति के लिए भारत का रिलेशन दूसरे देशों के साथ कैसा होगा, बेहतर होगा, इन सभी चीजों के लिए क्या क्या उपाय हमारा भारत देश करेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। पहले नंबर पे है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। पूरे विश्व में आज भारत का रिलेशन जो है वो कई सारे देशों के साथ बहुत ही अच्छा है, व्यापार चल रहा है, अच्छे रिलेशन के कारण कई सारे फंडिंग मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। तो इन सभी चीजों के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय शांति भी जरूरी है। किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई झगड़ा ना करना, उनके साथ द्वेष न रखना, उनके लिए अहित न सोचना, ये सबसे पहले नंबर पे आएगा। दूसरा पॉइंट कहता है राष्ट्रों के बीच न्यायोचित एवं सम्मानजनक संबंध स्थापित करना। एक देश का दूसरे देश के साथ इज्जत के साथ उनके साथ संबंध बनाना, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाना, ये हमारा भारत दूसरे नंबर पे कार्य करेगा। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय कानून एवं संधि से उत्पन्न दायित्वों का सम्मान करना। कई बार ऐसे संधियां हो चुकी है, कई बार ऐसे दायित्व हमारे अंतरराष्ट्रीय संगठनों से मिल चुका है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में हमने क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस में सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा था। वहां पे डिटेल से बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हम मुख्य रूप से बात करेंगे जितने भी अंतरराष्ट्रीय कानून है या फिर संधि है या फिर उनके द्वारा बनाए गए नीति नियम कानून है, उनका पालन करना भी जरूरी है। चौथे नंबर पे है अंतरराष्ट्रीय विवादों का पारस्परिक समझौते के द्वारा हल ढूंढना। अंतरराष्ट्रीय विवाद कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी लड़ाइयां झगड़ा होता रहता है। अभी हाल फिलहाल में आपने रूस की लड़ाइयां देखी है, आपने नेपाल की लड़ाइयां देखी है, आपने अमेरिका का देखा है, आपने और भी बहुत सारे देश हैं, इराक ईरान वगैरह भी होता ही रहता है। पाकिस्तान का नाम लेना व्यर्थ ही होगा क्योंकि इनके तो घर के ही झगड़े नहीं खत्म हो रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय विवाद जितना भी है जिसमें एक देश दूसरे देश के साथ लड़ाई झगड़ों जैसी चीजों में उलझ जाता है, उनके समझौते के द्वारा हल ढूंढना। मतलब अब देखो दो देश अगर लड़ रहे हैं तो उसमें एक तीसरा देश पहल करके उनके बीच में सामंजस्य, शांति और सुख उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा विविध नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है विविध नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। देखिए इस वर्ग के सिद्धांत राज्य के निर्देश, मतलब इसमें जो प्रिंसिपल होते हैं, इसमें जो नीति नियम कानून बनाए जाते हैं, वो देश और राज्य को क्या निर्देश देते हैं, सभी भारतीयों के लिए समान आचार संहिता बनाई जाए। जितने भी भारत के लोग हैं जो भारतीय समाज के अंदर रहते हैं, जिनको इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त है, जो भारतीय नागरिक हैं, उनके लिए समान नियम होगा। कोई बड़ा नहीं, ऐसा नहीं कि पैसा वाला है तो उसके लिए नियम अलग बना दो, जो गरीब है उसके लिए नियम अलग बना दो, ऐसा नहीं है। सभी के लिए समान आचार संहिता बनाई जाए। दूसरा पॉइंट है ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण किया जाए। हमारे भारत में बहुत सारे ऐतिहासिक इमारत हैं। दिल्ली में तो आपने देखा है लाल किला वगैरह जो है। इसके अलावा भी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पे बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं जो पुराने समय में बने हुए थे। तो इन सभी का संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है। मतलब इन सभी को धरोहर के रूप में बचाए रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे नंबर पे है पर्यावरण को प्रदूषण रहित बनाना एवं वन्य जीवन का संरक्षण किया जाए। पर्यावरण जो हमारा इन्वायरमेंट है, इसके अंदर पॉल्यूशन को कम करना है, क्योंकि आज के समय में हमारे भारत में सबसे बड़ी समस्या, सिर्फ भारत में नहीं, ये पूरे ग्लोबल रूप में आप देख सकते हो, वैश्विक रूप में सबसे बड़ा समस्या यही है।
प्रदूषण। अब प्रदूषण को रोकने के लिए भी विविध नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर राज्यों को या सरकारों को या केंद्र सरकारों को नियम निर्देश दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो वन्य जीव हैं, जो जंगल में रहने वाले जीव हैं, इनको भी संरक्षण करना इन्हीं की जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है। चौथे नंबर पे आएगा उपयुक्त विधायन के द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की जाए। देखिए जो नीति नियम कानून बनते हैं इसके द्वारा क्या कहा गया है कि निःशुल्क कानूनी सहायता, कानून की सहायता में किसी प्रकार का पैसे का लेन देन ना हो, उनको वित्तीय किसी प्रकार का भाव प्रकट न करना हो, उनको मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान किया जाए। ये चारों पॉइंट आपको विविध नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है नीति निर्देशक सिद्धांत शिक्षा की सार्वभौमिकता, बाल मजदूर और महिलाओं का स्तर। ये 3-4 पॉइंट्स आपको एक ही टॉपिक के अंदर दे दिया गया। जो आपका बुक जो है एनवाईएस का क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7, उसमें ये एक लंबा टॉपिक बनेगा आपको, जिसमें आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शिक्षा की सार्वभौमिकता के बारे में पढ़ना है, बाल मजदूरी के बारे में पढ़ना है और महिलाओं के स्तर। ये तीनों पॉइंट्स हमें अलग अलग पढ़ने हैं। तो आगे की स्लाइड में हम सबसे पहले पॉइंट से देखते हैं कि शिक्षा की सार्वभौमिकता से आप क्या समझते हैं, शिक्षा की सार्वभौमिकता क्या होती है। अब सबसे पहले हम शिक्षा की सार्वभौमिकता से शुरुआत करते हैं कि शिक्षा की सार्वभौमिकता क्या होता है। पहले आपने पढ़ा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को यह निर्देश देते हैं कि संविधान को लागू होने से 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए दबाव डाले। ये तो हमने पहले ही पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस में कि 14 ईयर से नीचे के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा प्रदान करने की जो बात है ये हमने पहले से पढ़ते हुए है। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत की केवल 14% आबादी शिक्षित थी। मतलब भारत जब आजाद हुआ तो 100 में से सिर्फ और सिर्फ 14 मतलब 14 लोग ही ऐसे थे जो शिक्षित थे, जो पढ़े लिखे थे। हमारी सरकार ने शिक्षा के महत्व को समझा, एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है इसके महत्व को हमारी सरकार ने उस समय समझा और लोगों तक शिक्षा पहुंचाने पर जोर दिया। परंतु अभी भी हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा अशिक्षित है। हम भारत के लोगों के अंदर देखते हैं कि आज भी बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, वो अपने किसी न किसी कार्य में संलिप्त हैं। तो ये आजादी के समय में तो 14% था, 14% था जो लोग पढ़े लिखे थे, बाकी जितने भी थे वो अनपढ़ थे। लेकिन सरकार ने इसे सुधारने की कोशिश की, हालांकि पहले से बहुत बेहतर हो चुके हैं हम। हमारा सर्वप्रथम प्रयत्न प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाए जाने पर है। प्राथमिक शिक्षा कहने का मतलब है जो आयु 14 साल से नीचे के बच्चे होते हैं इनको प्राथमिक तरीके से मतलब एकदम बिल्कुल इनको शिक्षित होना जरूरी है। इनको स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा और सरकार ने तो ये भी कर दिया है कि बच्चों के खाने पीने की सुविधा भी स्कूल में कर दिया है ताकि वो बच्चे वहां पे आके पढ़ सके। प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या बढ़ते रहने के कारण 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में अनपढ़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। शुरुआत से क्या हुआ कि जब बच्चे स्कूल छोड़ना शुरू कर दिए, शुरुआत में स्कूल पढ़ना ही छोड़ दिए, तो इससे जो 35 साल के अंदर के रेंज के जो व्यक्ति हैं या महिलाएं हैं उनमें अशिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ये शिक्षा की सार्वभौमिकता के बारे में था। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता योजना एवं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे अभियान शुरू किए ताकि साधारण लोगों तक प्राथमिक शिक्षा पहुंचाई जा सके। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सरकार ने यह बहुत पुरजोर कोशिश किया कि हर व्यक्ति को पढ़ाया जाए, प्राथमिक शिक्षा दिया जाए और इसी कारण से उन्होंने एक योजना भी बनाया जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। क्योंकि अक्सर लोगों को ब्लैक बोर्ड पे उस समय पढ़ाया जाता था, अभी तो डिजिटल बोर्ड आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई है, लोग बहुत ज्यादा अपडेट हो गए। लेकिन ये बात 1986 की है। 1986 में कहाँ कोई बड़े बड़े क्रिएटर थे, कोई बड़े बड़े सर थे, कोई भी बड़े बड़े सर नहीं थे, सब स्कूल में ही पढ़ते थे। हाँ, ट्यूशन कोचिंग वगैरह उस समय भी होता था लेकिन ऑफलाइन, ऑनलाइन में कुछ नहीं होता था। लेकिन दिन प्रतिदिन समय बदलता जा रहा है और चीजें आज ऑफलाइन को छोड़ के ऑनलाइन में ट्रांसफर हो रहा है। अब टीचर भी क्या करे, जैसा हवा चल रहा है वैसे हवा में उनको आना पड़ता है। तो अभी तो हमारे अब यूट्यूब कम्युनिटी में बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हो गए हैं, जिनका मतलब कि अब बहुत सारे बच्चों को एक साथ वो पढ़ाने में सक्षम हो पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इन अपडेट के कारण। अब आप मान लो ना, जिन टीचर के 25 मिलियन सब्सक्राइबर, अब उनके अगर 25 मिलियन में आप चलो 10 मिलियन
अरे 10 लाख बच्चों एक बार में वो पढ़ा सकते हैं क्या? नहीं पढ़ा सकते ना, कहाँ बैठाएंगे? कोई सा ऐसा जगह है भारत में जहां पे 10 लाख बच्चों को, 5 लाख बच्चों को, 1 लाख बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा सके ऑफलाइन क्लासेस में? नहीं है ना। तो ये ऑनलाइन होने के बाद ही संभव हो पाया है कि आज 2.5 करोड़, 5 करोड़ बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दिया जा रहा है। तो उस समय सरकार ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे अभियान को शुरू किया ताकि सभी लोगों के पास प्राथमिक शिक्षा पहुंच पाए। वे जो बचपन में शिक्षा से वंचित रह गए, जो शुरुआत में बचपन में ही पढ़ाई नहीं कर पाए, उन्हें शिक्षित करने के लिए सरकार तथा कई स्वयंसेवी संस्था, बहुत सारे ऐसे एनजीओ भी थे जिन्हें हम स्वयंसेवी संस्था कहते हैं, जो उनकी मदद कर रहे थे। रात्रि पाठशाला और व्यस्त शिक्षा केंद्र खोले जा रहे थे। रात्रि पाठशाला कहने का मतलब है जो लोग बचपन में शिक्षा छोड़ चुके थे, अब उनको अगर आप चाहो कि वापस वो स्कूल में आके पढ़े तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अब तो उनके पास फैमिली है, उनको रोजगार भी देखना है, नौकरी भी देखना है, धंधा पानी भी देखना है, तभी तो परिवार चलेगा। इन्हीं सब व्यक्तियों के लिए रात्रि पाठशाला खोला गया कि चलो दिन भर तो वो काम करते हैं, रात में तो वो फ्री रहते हैं, तो रात में उनको शिक्षा दिया जाए। और ये नहीं कि पूरी रात क्लास चलेगी, 2 घंटे 2.5 घंटे उनको। अब जैसे कोई व्यक्ति गांव का है, अब गांव में व्यक्ति जो होते हैं वो दिन भर काम करते हैं, शाम में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बैठ के बातचीत तो होती रहती है ना। गांव में तो ये आपने देखा होगा, पीपल के पेड़ के नीचे, मंदिर के पास, कहीं चबूतरे पे बैठ के ताश चल रहा है, गॉसिप चल रहा है, गांव की बातें चल रही है, गांव में किस प्रकार से ग्रोथ होगा, ये सारी चीजें चल रही है। तो इन्हीं समयों का उपयोग करते हुए सरकार ने कोशिश किया कि रात्रि पाठशाला के दौरान इन सभी व्यक्तियों को पढ़ा लिखाकर शिक्षित किया जाए, इनको मतलब आगे ग्रोथ किया जाए। इसी कारण से कई सारे शिक्षा केंद्र भी उस समय खोले गए थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा आ गया बाल मजदूर। बाल मजदूर कहने का तात्पर्य यह है कि कम उम्र के बच्चों से किसी भी प्रकार के काम को करवाना, मजदूरी करवाना, यह हमारा बाल मजदूरी कहलाता है, या फिर आप ऐसे बच्चे को बाल मजदूर कह सकते हैं। आपने पढ़ा है पहले भी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार बच्चों को स्वस्थ रूप से विकसित होने के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाए। बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों के बारे में भी पढ़ा है। इससे पहले के चैप्टर में आपने मौलिक अधिकार में पढ़ा कि छोटे बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते, उन्हें खतरनाक कामों में नहीं भेज सकते, उनकी प्राथमिक शिक्षा बहुत जरूरी है। तो ये सब तो हमने पहले भी पढ़ लिया है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के रोजगार में नियुक्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 14 साल मतलब 14 ईयर से जो नीचे के बच्चे हैं उसे किसी भी प्रकार के कामों में संलिप्त नहीं किया जा सकता है। इन प्रावधानों के बावजूद वांछित परिणाम नहीं मिला। मतलब सरकार का काम क्या है? नीति नियम बनाना, नियमों को बनाना, लेकिन फॉलो कौन करेगा? फॉलो तो हम इंसानों को करना पड़ेगा, हम लोगों को करना पड़ेगा। ये नीति नियम कानून बनाए तो गए, लेकिन किसी भी प्रकार का इसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। आज भी बच्चे दुकानों पे काम कर रहे हैं, आज भी लोग बच्चों से बाल मजदूरी करवा रहे हैं, बच्चों का शोषण हो रहा है। तो ये सारी चीजें आज भी हो रही है। बाल मजदूरी को समाप्त करने की दिशा में माँ बाप का दृष्टिकोण ठीक नहीं है। अब ये गलतियां कहां हो रही है? तो खुद के माँ बाप ही बच्चे को जानबूझ के भेज रहे हैं। खुद के माँ बाप ही कहते हैं बच्चों को कि जाके काम करो। सबसे बड़ी व्यवस्था यहाँ पे बिगड़ कहां जाती है? शिक्षा के आधार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक माँ बाप जो है, अब माँ बाप की भी मजबूरी है, मजदूरी करने के बाद वो अपने बच्चों को पढ़ाता है। अब 10वीं 12वीं में बच्चे आ गए तो वो अपने बेटों से या फिर बेटियों से एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं कि अब वो कुछ हमारी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि बच्चों का पढ़ाई से लिंक थोड़ा सा टूट जाता है। तो स्तर शिक्षा का यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। हालांकि इसमें माँ बाप की भी मजबूरी है, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। अब जो माँ बाप इस लायक हैं कि वो अपने बच्चे को अच्छा भविष्य दे सकते हैं, वो अपने बच्चों से काम नहीं करवाते। लेकिन ये इनकी परसेंटेज तो देखो ये कितने कम है। बहुत कम ही लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को पूर्ण रूप से पढ़ने के लिए स्वतंत्र कर रखा हूं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है, वो अच्छे जगह पर है, उनके पास बैकअप है। लेकिन जो गरीब हैं, जिनका मतलब कमाना और खाना ही काम है, वो व्यक्ति ये कैसे कर पाएगा? क्योंकि जैसे जैसे आपके क्लास का स्तर बढ़ता जाता है, आपके पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ता जाता है। जिस प्रकार से आजकल पढ़ाई एक व्यापार बन गया है, हर जगह आपको पैसा देना है और लूट खसोट मचा हुआ है। चाहे वो, मैं यूट्यूब की ही बात क्यों ना करूं, यूट्यूब पे बढ़िया बढ़िया क्रिएटर जो हैं उनको, अब यूट्यूब पे मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? ताकि मुझे अर्निंग हो और मैं यहां से अपना रोजगार सृजन कर सकूं। तो इसके बदले में मुझे पैसे मिल तो रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लोग को इससे भी मन नहीं भरता, तो वो क्या करते हैं? अपना कोर्स लॉन्च कर देते हैं, अपना प्राइवेट वीडियो बनाते हैं, मतलब वो और पैसा कमाना चाहते हैं।
और वही कोर्सेज आपको गूगल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये टीचर सब जितने भी है बड़े कंटेंट क्रिएटर, ये इन्हीं गूगल को, इन्हीं बुक के अंदर से चीजों को कॉपी पेस्ट करके अपना एक फाइल बनाते हैं, पीडीएफ फाइल बनाते हैं, उसके ऊपर अपना नाम, कवर, मोबाइल नंबर चमका उमका के लगा के और आपको 199 में, 299 में, 599 में चिपकाते रहते हैं। अब एक क्रिएटर के पास अगर मान लो 5 लाख सब्सक्राइबर, उसमें से अगर 1 लाख बच्चे, 50,000 बच्चे, 10,000 बच्चों ने उनके अगर ये 300, 100, 200 वाले कोर्सेज खरीदते हैं तो उनके महीने के लाखों इनकम तो इसी से आ जाते हैं। तो मतलब इनका जो दिल है वो कभी भी पैसों से नहीं बढ़ता। तो ये व्यापारी है ना, ये धंधा ही है ना। अब बच्चे क्या करें, अब बच्चे की मजबूरी है, बच्चे को तो लगता है यार वो सर ने तो ऐसा बोला कि सब कुछ आ जाएगा, एकदम फाइल में सब कुछ ओके है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है जैसे कि डायरेक्ट सीबीएसई बोर्ड ने या फिर आप जिस बोर्ड से हो, एनआईएस बोर्ड ने उन्हीं को पेपर जाके दे दिया और वो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को उन्होंने अपने डायरी में लिख के छाप के चिपका दिया बच्चों को। तो ये सारी चीजें नहीं होती है। कोई भी टीचर आपको सिर्फ वही चीज दे सकता है जो ऑलरेडी है। यूट्यूब पे मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मैं पहला ऐसा टीचर हूं जो आपको ये पढ़ा रहा हूं। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाले आपको टीचर मिल जाएंगे, बहुत अव्वल दर्जे के मिल जाएंगे। इसमें कुछ ईमानदार भी मिलेंगे और कुछ महाबेईमान भी मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये एक प्रकार का धंधा बन गया जिसके कारण बच्चों के पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है। अब ये व्यापार है, बिजनेस है, सबसे बड़ा व्यापार। मैं आपको बता दूं कि आप गौर से देखो तो अभी के समय में अगर सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कोई बिजनेस है, कोई भी व्यापार, भारत में बहुत तरह के व्यापार है, तो सबसे अच्छा व्यापार दो ही है। एक धर्म का धंधा, आप कर लो, बहुत पैसा कमाओगे, बाबा बन जाओ, फूक मारो, दिस दैट करो, 100 लोगों को आप एक ही चीज बोलो ना, 100 लोगों को बोलो, 100 महिलाओं को बुलाओ, एग्जाम्पल की तरह बोल रहा हूं मैं, आप इसको गलत मायने मत लेना। 100 महिलाओं को बुलाओ और आप बोलो उसको कि आपको पुत्र होगा, आपको पुत्र होगा। 100 महिलाओं को बोल दो आपको पुत्र होगा, या एक पर्ची को ताबीज में डाल के सबको पहना दो कि आपको अब पुत्र की प्राप्ति होगी। अब देखना 100 महिला में से अगर 10 महिला को भी पुत्र की प्राप्ति हो ही जाना है। 100 महिलाओं ने अगर बच्चे पैदा किया है तो 10 महिलाओं को पुत्र नहीं होगा क्या? रेशियो इतना खराब तो है नहीं। अब 10 महिलाओं को पुत्र हो गया। अब वो 10 महिलाएं ना 10 लाख का कस्टमर आपको बना देगी, इतना गुणगान करेगी उस बाबा का कि बाबा ने कहा पुत्र होगा और पुत्र हो गया। 80 को छोड़ दो, 80 भूल जाएगी, अरे बाबा ने ऐसे ही कह दिया। लेकिन ये जो 10 महिलाएं हैं वो आपके 10 लाख कस्टमर बना के रख देंगे। यूट्यूब पे बोलेंगे अरे बाबा ने कहा था पुत्र, पुत्र हो गया। तो यही है धर्म का धंधा, सबसे अव्वल धंधा। अब बाबा क्या करेंगे? अपना एक ऑफिस बनाएंगे, एक स्टेडियम लेंगे, जमीन में पार्क में पूरा दरी वरी लगाएंगे और बस आशीर्वाद देते रहे। अब उनके पास लाखों में लोग आ रहे हैं, तो लाखों में अगर उनके बात कहे हुए 50,000 का भी किसी का सटीक निकल जाता है तो बाबा धंधा एकदम चल रहा है। और दूसरा सबसे प्रॉफिटेबल धंधा है आप एडुकेशन का धंधा करो, आप शिक्षा का धंधा करो, बहुत प्रॉफिट है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं अब नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ये नई पॉलिसी आ गई है, यूट्यूब का नाम लेते ही स्ट्राइक आ जाता है, तो मैं इन सब चीजों से अलग ही रहना चाहता हूं। बड़ा मेहनत से मैंने ये इतने सब्सक्राइबर पूरे किए हैं, इसे बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे अभी के समय वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है। अब सोचो एक टीचर के पास 5,000 करोड़ की संपत्ति कैसे आई? 5,000 करोड़ समझते हो? 7,000 करोड़ शाहरुख खान के पास है और 5,000, शाहरुख खान 25 साल से लगा हुआ है, तब उसके पास है 7,000 करोड़ की संपत्ति। और टीचर अभी 2 साल 5 साल में नाम सुना, उसके पास है 5,000 करोड़ की संपत्ति। तो ये धंधा नहीं है तो क्या है? व्यापारी तो है। कोर्सेज बेचो, पेन ड्राइव कोर्सेज बेचो, पेड क्लास लो, प्रीमियम वीडियो लो, नीट का अलग चल रहा है, आईआईटी का अलग चल रहा है। अरे दे तो रहा है पैसा गूगल, यूट्यूब, एडसेंस, क्यों इतना मतलब भूखे बने पड़े हो? तो ये एक धंधा है। 2 प्रॉफिटेबल धंधा मैंने आपको बताया, एक धर्म का धंधा करो और एक शिक्षा का धंधा करो। और जब तक हमारे देश में इन दोनों चीजों का धंधा चलता रहेगा, देश का कुछ भला नहीं होना है, देश जाएगा, नीचे जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, सरकार ने इन सारे नीति नियमों को तो लगाया है, लेकिन इससे कुछ वांछित परिणाम नहीं है, क्योंकि माता पिता में ही गड़बड़ी है। उन्हें तो बच्चे से पैसा चाहिए। 5 बच्चे पैदा करने के बाद 5 को काम पे लगा दो, 10-10 हजार से 5 का 50,000 रुपए आएगा। मियाँ बीवी कमाएंगे, 70,000 रुपए आएगा। 20,000 रुपया खा लेंगे, 10,000 रुपया रेंट देंगे, बाकी के पैसों का दारू वैयासी ये सब चलेगा।
सबर नाम की भी चीज होती है। वो दिल्ली में तुम आई वाला यहाँ पे क्या होता है कि अपने बच्चों को कोई भी काम करके पैसे कमाने तथा परिवार के आय में योगदान करने के लिए विवश करते हैं। अब पेरेंट्स भी मजबूर हैं, क्या करें, उनके पास भी विकल्प नहीं है ना। सरकार ने तो ख्याल रखा नहीं और बचपन में वो पढ़े नहीं, अच्छा रोजगार कर नहीं सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर कोई आपको यही ज्ञान देगा, हर कोई जिससे भी आप पूछ लो यही ज्ञान देगा कि पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा, बहुत तरक्की करेगा, नौकरी करेगा, सरकारी नौकरी, प्राइवेट, आईटी फाईटी लाखों में कमाएगा। आप ये सोचो, है इतनी नौकरी हमारे पास? क्या हमारे पास इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतनी आईटी कंपनियां हैं कि हम भारत के इतने करोड़ों के जनसंख्या को पढ़ा के सबको लाखों रुपए की सैलरी? अरे बजट ही नहीं है हमारे भारत में इतना। हर व्यक्ति का दायरा बटा हुआ है, वो वही काम करेगा, लेकिन ये पेरेंट्स मजबूर हैं कि अपने बच्चों को विवश कर देते हैं। मैं क्लासेस लेता हूं, ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं, तो उसमें मुझे पता चलता है 10th के बाद बच्चे काम में लग जाते हैं, 12th के बाद बच्चे काम में लग जाते हैं। क्यों? उनको आगे की पढ़ाई पूरी करनी है। किसी बच्चे को आगे की पढ़ाई पूरी करनी है, किसी को मोबाइल महंगा लेना है 5G, किसी को इंस्टाग्राम पे फेमस होना है तो उसके लिए फोन चाहिए, किसी को लैपटॉप चाहिए, किसी को गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए पैसे माँ बाप नहीं दे रहे तो वो भी चाहिए। तो ये उम्र ही ऐसा होता है। आप एक चीज और याद रखना, जिस चीज के लिए मतलब जो चीज आपको बहुत आनंद अभी आपको दे रहा है ना, आपके एजुकेशन के टाइम पीरियड में जो चीजें आपको जितना आनंद देगा, जिस चीज से आपको जितनी खुशी मिलेगी, एजुकेशन खत्म होने के बाद वही चीजें आपको सबसे ज्यादा रुलाएगा, सबसे ज्यादा परेशान आपको वही चीज करेगा जो आप एजुकेशन के दरमियान करते हो। ये लड़के और लड़की दोनों पे, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, आप पढ़ाई के पीरियड में जिन चीजों से सबसे ज्यादा खुशी प्राप्त कर रहे हो, पढ़ाई के बाद वही चीजें आपको सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। अब ये देख लो कि जिंदगी बड़ी है या पढ़ाई का पीरियड बहुत बड़ा है। तो पढ़ाई का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो 10वीं के बाद ही मैं फोकस समझता हूं कि शुरू होता है और ग्रेजुएशन तक लास्टली खत्म हो जाता है, मतलब 5 से 7 साल का टाइम पीरियड है। तो कहां आपके जिंदगी में 70 साल और कहां पे ये 8 साल। अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, महिलाओं की स्थिति के बारे में, कि महिलाओं की स्थिति क्या है। तो देखिए, भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। भारत में आपने जहां भी देखा होगा तो आपको ये पुरुष की प्रधानता दिखेगी। घर का मुखिया कौन? तो पुरुष है। घर में डिसीजन कौन लेगा? तो पुरुष लेगा। घर की जिम्मेदारियां कौन लेगा? तो पुरुष लेगा। तो ये एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है, ऐसा प्रिंसिपल है हमारे भारतीय समाज के घरों में। कुछ ऐसे समाज भी हैं जहां पे महिलाओं की प्रधानता होती है, लेकिन पूरा जो भारत है यहाँ पे ज्यादातर पुरुष प्रधान लोग ही हैं, पुरुष की प्रधानता होती है। तो पुरुष प्रधान समाज है जिसमें पिता परिवार का मुखिया होता है, हेड, मतलब जो हेड मेंबर होते हैं वो पिता को ही समझा जाता है। और माँ की स्थिति उसमें गौण है, माँ का कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। माँ का काम है बच्चों का देखभाल करना, घर में खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, पति का देखभाल करना, सास ससुर का देखभाल करना। तो ये सारी स्थितियां हैं। अब आप कहोगे कि नहीं, महिलाएं भी काम करती है, वो भी ऑफिस जाती है, वो भी स्कूटी चलाती है, ट्रेन, बुलेट, ये दिस दैट फलाना ढिकाना सब करती है। कितनी प्रतिशत महिलाएं करते हैं ये भी तो देखो। आज भी आप गांव चले जाओ या फिर शहरों में तो चलो, शहर तो क्या है, एक छोटा सा तालाब ही तो है। हमारा भारत का मुख्य समाज हमारे गांव और कस्बों में बसता है, लाखों की संख्या में वहां पे लोग रहते हैं। शहर में इतने लोग नहीं रहते हैं ना। तो गांव में क्या होता है कि ऐसे लोग की जो स्थिति है वो, उसमें महिलाओं की जो खासकर स्थिति की बात करें वो गौण है, उसमें उनका कोई खास रोल नहीं होता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं की स्थिति स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाती है, महिलाओं को वैल्यू ही नहीं रह पाता। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं जो हैं वो बस घर का खाना पीना, बर्तन पोछा, यही सब करने के लिए हैं। तो कठोर सामाजिक प्रथाएं और धार्मिक रीति जैसे पर्दा एवं दहेज के कारण अभी भी महिलाओं को काफी हद तक भुगतना पड़ता है। हमारे समाज में जो महिलाओं को लेके नियम कानून जितने कठोर हैं, जितने सख्त हैं, पर्दा में रहना है, सर पे पल्लू डालना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, दूसरे मर्दों से बात नहीं करना है, खुलेआम आप बात नहीं कर सकते हैं, स्कूटी नहीं चला सकते, आप बाइक नहीं चला सकते, आप नाच नहीं सकते, गा नहीं सकते, बहुत सारी बंदिशें हैं आज के समाज में भी। इसके अलावा
इतनी चीजों से अगर महिलाएं बच गई तो अब दहेज का टेंशन, पिता आजकल बेटी पैदा ही नहीं करना चाहता, कहता भाई कौन दहेज भरेगा। पिता भी मजबूर है कि वो अब दहेज कहां से लाएं। एक तो बेटी को हमने इतने सालों तक पढ़ाया लिखाया, दिस दैट जो भी किया संभाल के रखा, अब उसकी शादी करने के लिए दहेज का एक मोटा रकम चाहिए। इन सब परिस्थितियों से लोग डरते हैं। अब दूसरी बात, दहेज भी दे दिया तो क्या भरोसा है कि वहां ससुराल में जाके बेटी मेरी सुरक्षित है और दहेज ना मांगे, प्रताड़ित ना किया जाए, उसे परेशान ना किया जाए। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसके कारण महिलाओं काफी हद तक इनको बहुत सारी कठिनाइयों को भुगतना पड़ता है, सहना पड़ता है। इसके अलावा 2001 के जनगणना के अनुसार कुल महिलाओं की संख्या 39,57,00,000 है, जो कुल जनसंख्या का 48% है। देखिए, तो 2001 के ही जनगणना में बताया गया कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में तो कमी थी, पुरुष ज्यादा थे और महिलाएं कम थी। तो महिलाओं की संख्या टोटल 48.3% के बराबर था। अब तो ये मुझे लगता है 30 या 35 के आसपास आ गया होगा, क्योंकि जितनी चीजें बदली है इस दौर के अंदर, भ्रूण हत्या, लड़कियों को मारना, प्रताड़ित करना, बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण महिलाओं की संख्या में कमी आई है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, हमारे संविधान में महिलाओं की स्थिति में उत्थान एवं शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा बल दिया गया है। हमारे संविधान में महिलाओं की स्थिति में उत्थान करने, मतलब महिलाओं की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बल दिया गया। मतलब कुछ ऐसे नियम कानून जोड़े गए हैं जिससे महिलाओं के स्थिति को सुधारा जाए, बेहतर बनाया जाए। आजीविका के साधन एवं पुरुषों की तरह समान कार्य करने के लिए समान वेतन का अवसर प्रदान किया गया। महिलाएं भी पुरुष की तरह काम करेंगे और उनके काम के एवज में उनको पुरुषों की तरह ही समान पैसा मिलेगा, समान सैलरी मिलेगा, उसमें समान सैलरी में कटौती नहीं होगा। महिलाओं, कामगारों और स्वास्थ्य सुविधाओं एवं प्रसूति के लिए दौरान अवकाश की सुविधा दी गई। अब मान लीजिए किसी ऑफिस में या किसी फैक्ट्री में या किसी स्कूल या कोई भी ऐसी जगह जहां पे महिलाएं काम कर रही है और महिलाएं प्रेग्नेंट है, प्रसूति है, बच्चे हैं छोटे, तो उसके लिए स्पेशल छुट्टी की भी प्रावधान किया गया हमारे भारतीय संविधान में। उन महिलाओं को 3 महीने तक लगातार छुट्टी दिया जाएगा और इसके बदले में उनकी सैलरी को नहीं काटा जाएगा, उनके पैसे को नहीं काटा जाएगा। तो ये सारी चीजें नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए किया गया है। मौलिक कर्तव्य भी भारत के हर नागरिक को महिलाओं के सम्मान के खिलाफ कुछ भी करने से रोकता है। हमारा जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार के बाद मौलिक कर्तव्य पढ़ना जरूरी है, तो ये भारत में महिलाओं के सम्मान के लिए या फिर उनके अवरोध को पैदा करने में जो भी काम बाधा करते हैं उसको रोकने का ये काम करता है। विभिन्न अधिनियमों एवं न्यायिक निर्णयों ने महिलाओं की प्रतिष्ठा स्थापित की है। कई प्रकार के ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं महिलाओं के लिए जिससे उनके इज्जत में बढ़ोतरी हुई है, प्रतिष्ठा बढ़ा है उनका। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पारिवारिक संपत्ति में उनको हिस्सा देने के उपाय किए गए। अधिकार का रक्षा कहने का मतलब है कि पहले क्या होता था कि बेटा बेटा को सारा संपत्ति दे देता था और बेटी को कुछ देता ही नहीं था। अब बेटी को भी यह अधिकार है कि वो अपने मायके में अपने पिता और भाइयों के संपत्ति में अपना अधिकार खोजे, वो खोज सकती है। इसके अलावा दहेज के लिए दुल्हनों को जलाए जाने, पत्नियों को प्रताड़ना या फिर सती जैसे निष्ठुर प्रथाओं के उन्मूलन के लिए कानून बनाया गया। यदि आप दहेज के कारण अपने पत्नी को प्रताड़ित करते हो, मारते हो, पीटते हो, आग लगाने जैसी बहुत सारी खबरें आती है, मार दिया जाता है, इसके लिए बहुत सख्त कानून बनाया गया है। इसके अलावा कन्यावध, भ्रूण हत्या, लड़कियों के प्रति भेदभाव एवं बाल विवाह पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे क्या होता है कि अब महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन हमारे समाज में बढ़िया होती जा रही है, मतलब उन्नत होता जा रहा है, वो अब प्रतिष्ठित होते जा रहे हैं। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। ये 73 संविधान संशोधन और 74 संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको आगे ही क्लास में भी पढ़ना है, कॉलेज में भी पढ़ना है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ना है। इसमें क्या हुआ कि पंचायतों के अंदर इस और नगर पालिकाओं के अंदर महिलाओं के लिए स्पेशली मुखिया बनिए, पंचायत समिति बनिए, जिला पार्षद बनिए, इन सभी महिलाओं के लिए सीट ही रिजर्व हो गया। 1/3 सीट को रिजर्व कर दिया गया ताकि महिलाएं भी अपने आप को इन सब चीजों में आगे कर सके। संसद एवं राज्य विधायकों में भी इसी तरह के आरक्षण का प्रस्ताव किया गया। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो सांसद बनते हैं केंद्र सरकार के लिए
या फिर राज्य सरकार के लिए जो विधायक बनते हैं उसमें भी महिलाओं को आरक्षित सीट दिया गया है कि इसमें महिलाएं ही रहेंगी। यद्यपि बहुत कुछ हासिल किया जा चुका है, फिर भी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत सारी चीजें सुधरी है, बहुत कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन महिलाओं को और बेहतर बनाने के लिए अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि आज भी समाज में महिलाओं को कम और पुरुषों को ज्यादा आंका जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हमारे पास पॉइंट है नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या। तो यहां पे अब जो नीति निर्देशक सिद्धांत है हमारा, जो नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए आलोचना भी हुआ है कई बार, कई लोगों के द्वारा इसके बारे में बुराइयां भी की गई। आलोचना का मतलब मुख्य रूप से बुराई करना होता है। तो देखिए, कई आलोचकों ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नव वर्ष की शुभकामनाओं से बेहतर नहीं माना है। मतलब ऐसा माना है कि ये चलो बेहतर है, बढ़िया है, बस ये गुड न्यूज है, हैप्पी न्यू ईयर है, ऐसा मान के इसका आलोचना किया, इसका शिकायत किया है। दरअसल इन उच्च आदर्शों को संविधान में शामिल करने के औचित्य पर भी सवाल उठाया गया। ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत के इतने सारी श्रेणियों के बारे में, जो 4-4 श्रेणियों के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया, इसे जब संविधान में संलग्न किया गया तो इसके ऊपर भी सवाल उठे हैं। अब आपको पता है कि भारत, फिर से वही कहूंगा, विविधताओं का देश है। यहाँ पे जब भी आप कुछ अच्छा करने जाओगे तो आपको कुछ पीछे से टांग खींचने वाले लोग मिल ही जाएंगे। तो ऐसा ही आपको नीति निर्देशक सिद्धांत के संविधान में संलग्न होने के बाद भी हुआ। ये निर्देश मात्र शुभकामनाएं हैं, ऐसा इन आलोचकों का कहना था, जिनके पीछे कोई कानूनी मान्यता नहीं है। सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। आलोचकों का मानना है कि इन सिद्धांतों को व्यवहारिक धरातल पर नहीं उतारा जा सकता, मतलब आप समाज में इसे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, समाज में इसे लागू नहीं कर सकते। और ये कहने वाले कौन है? ये कहने वाले वही लोग हैं जो पुरुष प्रधान घरों से आते हैं, जिनको ये लगता है कि हम पुरुष प्रधानता के अंतर्गत आते हैं। सरकार को या फिर आजकल की महिलाओं को ना, या फिर आजकल की लड़कियों को शादी किससे करना चाहिए? बेरोजगार लड़की से करना चाहिए, जिसके पास कोई काम ना हो। लेकिन लड़कियां अपने तरह से ना ये सोचती है कि यार रोजगार वाले से करते हैं, हमारा दिन सही हो जाएगा। आप जब रोजगार वाले लड़के से शादी करते हो तो आपका दिन झंड हो जाता है, आप बर्बाद हो जाते हो। आप हमेशा शादी ऐसे लड़कों से करो जो बेकार हो, निठल्ला हो, कोई काम का नहीं हो, और आप पढ़े लिखे हो। फिर आप क्या करोगे? अब लड़के को क्या चाहिए? आजकल के लड़के को तो आपको पता है ना, अवध ओझा सर ने कितनी अच्छी बात कहा कि कुछ नहीं, गुलाम बना के रखो उसको, घर का सारा काम करवाओ, तुम काम करो, ऑफिस से आओ, वो सारा काम करके रखेगा, झाड़ू पोछा बर्तन, चाहिए क्या? बस गोल्ड फ्लैग ही तो चाहिए उसको, छुट्टा का पैसा दे दो, आओ महीने में सैलरी उठा के आओ, बुलाओ इधर आओ, लो 10,000 रुपए, ऐस करो। वो 10,000 में पनाटन खुश, आपका सारा काम करेगा, घर का बर्तन पोछा, खाना पीना, कपड़ा, सब कुछ करके रखेगा। तो इसलिए कहता हूं मैं कि लड़कियों को ना आज के समय ना बेरोजगार से शादी करना चाहिए। लड़के खासकर बेरोजगार हो रहे तो अच्छा है, रोजगार वाले से करोगे तो वो तुम्ही पे चढ़ा रहेगा, ये करो वो करो, फलाना ठिकाना, मैं काम करता हूँ, ये करता हूँ, बहुत टेंशन है, बहुत सारी कहानियां सुनाएगा आते ही घर पे। उन्हें ऐसा लगता है कि महिलाएं घर पे बैठी रहती है, कोई काम ही नहीं है, कुछ करती नहीं है। तो ठीक है, तो आप ऐसे लड़के से शादी करो जो बेरोजगार हो, और उनसे काम करवाओ, और उनको कुछ ज्यादा चाहिए नहीं, दोस्त यार के साथ बैठेंगे, बड़ी गोल्ड फ्लैक्स, छोटी गोल्ड फ्लैक्स, सिगरेट, यही गुटखा फुटका करेंगे, उसके लिए 5 से 10,000 रुपए अपनी सैलरी से उनको पकड़ा दो और बोलो ऐश करो। आपको घर में नौकर का नौकर भी मिल गया, सारे काम भी हो गए, आप बाहर प्रोफेशनल लाइफ भी जी रहे हो, आजाद हो। सबसे बड़ी बात है आप आजाद हो, आजादी से अपनी जिंदगी को जी रहे हो। घर में पति बोलेगा भी नहीं, आप खुद आओ और सुनाओ, थका हुआ भाई, ये ऑफिस का टेंशन है, वो है, दिस है, दैट है, फलाना, इतना सुना दो कि वो फटाफट किचन में जाए, आपके लिए गरम गरम खाना लेके आ जाए, हाँ खा लीजिए बस, और 100-200 का नोट दिखाते रहो, बिल्कुल सब कुछ सही रहेगा। तो यहाँ पे आलोचक वही लोग थे जो पुरुष प्रधान घर से आते हैं, जिनको लगता है कि पुरुष ही सब कुछ कर सकते हैं, महिलाएं कमजोर हैं। अभी अंतरिक्ष से आई है ना हमारी एक महिला, अब देखो कितना सम्मान वाली बात है, 1 हफ्ते के लिए गई थी, 9 महीने के बाद आई है, कितना इज्जत है उस महिला का। ऐसे पुरुष भी बहुत सारे हैं हमारे जो काम करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि पुरुष बेकार है, निठल्ले हैं, लेकिन मैं ऐसे सोच को कह रहा हूं जो महिलाओं को कमजोर समझते हैं, जो महिलाओं को निम्न स्तर का समझते हैं, महिलाओं के साथ प्रताड़ना करना दहेज के लिए। अब दहेज आप सोचो ना, दहेज कितना, मतलब लड़की का बाप लड़की तो दे ही रहा है, प्लस में पैसे भी दे। तो एक बात है, लड़कों को ये चीज ध्यान में रखना चाहिए, लड़के के पिता को ध्यान में रखना चाहिए, लड़के के परिवार
उनको दहेज ले रहे हैं, ठीक है, आप लिखवा लीजिए कि मैं भिखमंगा हूं, मैं भीख मांगने आया हूं लड़की वालों से, ये मेरे पे उपकार कर रहे हैं कि मुझे अपनी लड़की भी दे रहे हैं और हमारे भोजन का पैसा भी दे रहे हैं, हम भिखमंगे हैं, नंगे भूखे हैं। तो ऐसा लिखवा के उनको जाना चाहिए। कई सारी ऐसी घटनाएं मैंने देखा है, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं कि बाप ने बेटी का शादी किया, कर्ज से पूरा डूब गया, लड़के वाले वहां पे ऐश एंजॉय। लड़के वाले का जाता क्या है, लड़के वाले का घंटा कुछ भी खर्च होता है वहां पे। अरे लड़की वाला पैसा देगा तब वो गहना देंगे, लड़की वाले के पिता पैसा देंगे तब वो कपड़ा देगा, लड़की वाले का बाप पैसा देगा तो लड़का वाला अपने समाज में भंडारा भोज पार्टी साटी करेगा, लड़की वाला पैसा देगा तब आप उनके यहाँ के कपड़े सिलते हैं, उनके फुआ मम्मी ताऊ चाची नाना नानी सबके पैसे लड़की वाले का बाप भरता है। तो ऐसे में तो वाजिब बनता है कि आप ये लिखवा लो कि आप भिखमंगे हो, आप भीख मांग के लाए हो। उसके बावजूद अगर उस लड़की को उस घर में उसकी ननद या फिर उसकी बुआ, लड़के का बुआ, ये सब कॉमन हमारे बिहार, हम बिहार से रहने वाले तो हम ये सब चीजों को बहुत बेहतर और बहुत करीबी तरीकों से जानते हैं कि लड़के का बुआ लड़के की बहन अपने आप को झांसी की रानी समझेगी। मतलब उसे ऐसा लगता है कि ये बहू आई है ना, ये बेवकूफ है। अरे खरीदा है भाई, तुम्हारे घोड़े जैसे भाई को गधा बना के खरीदा है पैसा दे के, तो वो नीचे या तुम नीचे हो। और इसके बावजूद अगर उस लड़की को अपने ससुराल में प्रताड़ना का सामना करना पड़े, उसके साथ जाती हो, तो कैसा फील होगा। सारे ससुराल वाले खा लिए, टिपिकल बहू बना के रख दिया, एकदम संस्कृति में पर्दा रखो, दिस करो डैट करो। अब सारे घर में खा रहे हैं गरम गरम खाना, बहू तब तक इंतजार करेगी जब तक ये ससुर सास पति भावो भैंसुर जो भी होता है ये सब खा के जब तक उठेगा नहीं तब तक वो खा नहीं सकती। क्यों भाई, एक तो खरीदी, ऊपर से मतलब मैं ही, मतलब ये अन्याय है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आलोचक थे वो इन्हीं पुरुष प्रधान समाज से या पुरुष प्रधान घर से आते हैं जो महिलाओं के गति में अवरोध उत्पन्न करते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। इन सब के बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिद्धांत पूर्ण रूपेण अर्थहीन है, इसकी अपनी उपयोगिता और महत्व है। नीति निर्देशक सिद्धांत ध्रुव तारा की तरह है जो हमें दिशा दिखलाते हैं, पर इनका मुख्य उद्देश्य सीमित संसाधनों के बावजूद जीवन में हर पहलुओं में यथाशीघ्र सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। देखिए कहने वाले तो बहुत कुछ है, ध्रुव तारा है, चमकता है, रोशनी नहीं देता, कहने का ये मतलब है। मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये कोई काम का नहीं है। ये ध्रुव तारा का अगर एग्जाम्पल दिया गया, मतलब ठीक है ये तारा है, टिमटिमाता है, लेकिन इसके रोशनी से किसी को फायदा नहीं है, मतलब ये सिद्धांत से किसी को समाज में कोई फायदा नहीं है। कैसे नहीं है फायदा, बहुत फायदा है। अगर आप नीति निर्देशक सिद्धांत को देखो तो आज सबसे ज्यादा इसका फायदा बच्चों और महिलाओं को मिल रहा है, जो होना भी चाहिए। अब समझो समाज में जहां पे महिलाओं को घर से निकलने का इजाजत नहीं था, आज महिलाएं देश चला रही है, राज्य चला रही है, सरकार चला रही है। हमारा देश का राजधानी दिल्ली अभी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री महिला ही तो बनी है, देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महिला ही तो है। तो समाज में कितना अंतर आया। क्या अगर हम अपने उन्हीं रूढ़िवादी विचारधारा, संस्कृति, परंपरा, घूंघट, दिस डैट ये सब करते रह जाते तो क्या आज महिलाएं इतना आगे निकल पाती क्या। अरे पहले तो पति के साथ पत्नी का शादी हो जाने के 4 साल बाद पता चलता था यही हमारी पत्नी है। ऐसे में तो अगर 2-4 साल में अगर उसको दूसरा लड़की दिखा दे तो बेचारा यही समझेगा यही पत्नी रही होगी हमारा। शादी उदी में कहां मुंह दिखाई नहीं होता था, ये सब कुछ नहीं। और शादी हो भी गया तो 4-5 साल लड़का अपने घर, लड़की अपने घर, पता ही नहीं है कि हमारा शादी लड़की से हुआ है या किससे करवा दिया, लड़का से करवा दिया। लड़की को भी नहीं पता है कि हमारा पति कैसा है, अंधा बतहा लंगड़ा लुल्ला कैसा है, कुछ देखा सुनी ये सब नहीं होता था। आज के समय में तो भाई पहले पर्सनल मीटिंग होगा लड़के लड़की का ही, उस मीटिंग में बहुत सारी बातें होंगी, पर्सनल बातें होंगी। अब उन पर्सनल बातों पे नहीं जाते हैं, वापस हम टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे ये जो लोग हैं जो इसे ध्रुव तारा की तरह समझते हैं, मतलब प्रकाश है लेकिन जिस प्रकाश से किसी को फायदा नहीं है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि वास्तव में कोई भी सरकार इन निर्देशों की अवहेलना नहीं कर सकती। दोनों बात आप कैसे कह सकते हो, मतलब ये काम का भी नहीं है, इसका उपयोग भी नहीं है, सरकार अवहेलना भी नहीं कर सकता। मतलब हमारे संविधान में है तो सरकार अवहेलना तो ऐसे भी नहीं कर सकता है, इसे लागू करना पड़ेगा, हमारे समाज में इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा।
साथ ही ये संविधान की प्रस्तावना का भी आत्मा है। इसे लागू करने की दिशा में उठाए गए सब कुछ कदम, अब जो कदम है वो मैं आपको बताता हूं अगले स्लाइड में, किन किन तरीकों से इन्हें। सबसे पहले तो मौलिक कर्तव्य से शुरुआत करते हैं। किसी भी समाज का मूल्यांकन करते हुए केवल अधिकारों पर ही ध्यान नहीं दिया जाता है। मतलब कि कोई भी, भारत में बहुत सारे समाज है, बहुत सारे कस्बे हैं, गांव है, जहां पे अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आप अधिकारों के ऊपर जोर नहीं दे सकते, अपने राइट्स के ऊपर जोर नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है, हंसना, बोलना, खेलना, नाचना, गाना, सब हमारे पास अधिकार है। वरन यह भी देखा जाता है कि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं नहीं। अधिकार दे दिया, जिम्मेदारी दे दी, अब उसका पालन ही नहीं हो रहा, कोई मान ही नहीं रहा। अब हमने कह दिया अपने बच्चों से, बच्चों पढ़ लो, एग्जाम आने वाला है, अब बच्चा पढ़ ही नहीं रहा। मैंने जिम्मेदारी तो दे दी, मैंने आपको ये वीडियो बना के दे दिया, आप नहीं पढ़ रहे हो, तो ये जिम्मेदारी, आप पढ़ नहीं रहे हो, ये भी तो मुझे देखना पड़ेगा ना। ये काम किसका है? टीचर का है। सरकार ने नीति नियम संविधान के अंदर बना दिया, अब वो हमारे समाज में इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, लोग इसे मान रहे हैं कि नहीं, ये भी तो देखना सरकार का काम है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इन दोनों के बिना एक दूसरे का कोई काम नहीं हो सकता। कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं होता और अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं होता। अधिकार आपको मिलता है तभी आपको कर्तव्य का ज्ञान होता है, और कर्तव्य होता है तब आपको अधिकार की जरूरत होती है। मूल संविधान में, जिसे 1950 में लागू किया गया, मौलिक कर्तव्यों की चर्चा नहीं की गई थी। जब हमारा 1950 में संविधान लागू हुआ था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भारत के अंदर 1950 में लागू किया गया, उस समय ना मूल कर्तव्यों के बारे में कोई चर्चाएं संविधान में हुई नहीं थी। नागरिक स्वेच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। अतएव संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा भाग 4 में धारा 51A के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो आपको करना पड़ेगा। जब 1950 में हमारे संविधान लागू हुआ तो मूल कर्तव्य का मतलब क्या है कि हमारा राष्ट्र, अब एग्जांपल, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसका सम्मान करना है। अब यहां पे तो संविधान में कहा गया कि आप अपनी स्वेच्छा से मूल कर्तव्यों को निभाए। इसका तो ये मतलब है कोई व्यक्ति चाहे तो तिरंगा को गाली दे दे, यही हो गया ना। लेकिन अब जब 10 चीजों को जोड़ा गया, कब? जब हमारा 1950 में हुआ, तब तो ये नहीं हुआ। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, उसमें बातों को बताया गया है कि आपको किन किन चीजों का पालन करना है। राष्ट्रीय ध्वज का पालन करना है। हाल फिलहाल में आपने बिहार में नीतीश बाबू को देखा है ना, कैसे वो नेशनल एंथम का बेइज्जती कर दी। हालांकि अब बिहार में जो नीतीश बाबू हैं वो तो मतलब पलटू बाबा हैं, साथ ही साथ उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, उनकी आयु अब हो चली है, अब कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, उनको कब क्या बोल जाएंगे, संसद भवन में क्या क्या बोल जाते हैं, तो इसका वो नहीं है। लेकिन जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है उसके बारे में बात करेंगे। सन 2002 में एक और कर्तव्य इसमें जोड़ दिया गया, ये कर्तव्य न्याय योग्य नहीं है। मतलब 2042वें संविधान संशोधन के अनुसार 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, उसके बारे में बात करते हैं आगे की स्लाइड में। कर्तव्यों की सूची को देख लेते हैं। सबसे पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करना पड़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के जो नीति नियम है, इसका पालन भारत के समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति को करना पड़ेगा। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना पड़ेगा। अगर आप भारतीय सिटीजनशिप हैं तो आपको ये पहला पॉइंट फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसे आदर्शों का अनुसरण करें जिनसे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहन मिलता है। आप ऐसे नीति नियम या ऐसे बातों को प्रोत्साहित करें समाज में जिससे हमारा भारत अखंड रहे, खंडित ना हो। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा होनी चाहिए। जब भी आवश्यक पड़े तो देश की रक्षा करें। अब हम ये सोच के बैठे रहे कि हमारे पास आर्मी है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना है, वही देश की रक्षा करेगा, और पता चले कि पीछे से कोई दुश्मन घुस गया तो हम इंतजार करेंगे कि भाई अब सेना आएगा, पुलिस आएगा, तब हम भारत को बचाएंगे। हमारे सामने में हमारे ध्वज का कोई अपमान करेगा, हमारे सामने में हमारा अगर नेशनल एंथम का कोई अपमान करेगा, राष्ट्रगान का अपमान करेगा, तो वहां पे क्या खड़ा होकर आप देखते रहेंगे? नहीं ना, आप उसके लिए लड़ोगे ना कि भाई ये हमारे भारत का शान है, आप इसके खिलाफ में नहीं जा सकते। चाहे जितना गुर्दा हो, आप अपना जोर तो लगाओगे। तो ये सारे 4 पॉइंट तो यहाँ पे आपको कर्तव्यों की सूची में है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। 5वां कहता है सभी वर्गों के लोगों में भ्रातृत्व और समरसता का भावना। भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा। जब हम समाज में रहते हो तो यहाँ पे ये नहीं कि भाई ये छोटी कास्ट का है, ये बड़ी कास्ट का है, ये किसी धर्म का है, ये किसी धर्म का है, इसके साथ बैठना नहीं, इसकी यह अछूत है, खान पान नहीं कर सकते। ऐसा आज भी हमारे भारतीय समाज में है।
शहरों में हालांकि ये सब चीजें कम देखने को मिलता है, लेकिन गांव कस्बों बस्तियों में ये सब चीजें आज भी देखने को मिलता है। मैं ब्राह्मण, मैं राजपूत, मैं भूमिहार, ये शूद्र है, ये नीच जाति का है, ये चल नहीं सकता हमारे सड़कों से, ये हमारे खेतों में नहीं जा सकता, हमारे सामने में बात नहीं कर सकता, हमारे सामने में कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। ये क्या है? ये भेदभाव ही तो है। इन भेदभाव को खत्म करना भी जरूरी है। इसके अलावा स्त्रियों की प्रतिष्ठा का आदर, मतलब महिलाओं का सम्मान भी होना जरूरी है, चाहे महिलाएं आपकी घर की हो या हमारे घर की हो। अपनी गौरवशाली परंपरा और समरसता का संस्कृति को बनाए रखें। भारत में विविधता है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के पहनावे हैं। हमें भारत में सभी कल्चर, धर्म, संस्कृति, भाषा का सम्मान करना चाहिए। शुरुआत में ही मैंने वो तमिलनाडु वाले कांड के बारे में बताया था कि कैसे वहां पे भाषा को लेके ऐसी बातें चल रही है। अब एक राज्य का प्रधान मुख्यमंत्री जब ऐसे बुद्धि भ्रष्ट जैसी बातें करेगा तो उस राज्य का भला क्या होगा? जब हमारा राजा ही बगैरत हो जाए, जब राजा ही का बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो प्रजा तो बेकार हो ही जाएगी। मैं उसमें प्रजा की कोई गलतियां नहीं कह रहा हूं। ये राजनेता जो है वो अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, क्योंकि तमिलनाडु में भी फिर से अब चुनाव आने वाला है, तो इस चुनाव की तैयारी वो ऐसे ही कर रहे हैं, लोगों में लैंग्वेज बार बना के कि भाई अपना लैंग्वेज और दूसरों का लैंग्वेज क्या है, बेकार है, ऐसा कर रहे हो। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें वन, नदियां, झील और जगत के जीव जंतु शामिल है, इनका संरक्षण और सुधार करना। हमारे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ये चीजें पूरे विश्व में होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे तो हम अपने मौलिक कर्तव्य भारत की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ जितने भी जंगल हैं और जंगल में रहने वाले पशु पक्षी या जितने भी वन्य जीव के रहने वाले पेड़ पौधे वनस्पति हैं, उन सभी का संरक्षण होना चाहिए। उन सभी को बचाए रखने का जिम्मेदारी भी एक आम व्यक्ति का होना चाहिए। नेक्स्ट है मानवतावाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। आप रूढ़िवादी विचारधाराओं में मत जाइए, पारंपरिक भूत प्रेत, झाड़ फूक, डाइन जोगिन, ये सब में मत जाइए, ये सब कुछ नहीं है, नथिंग। हमें हमेशा इंसानों के बारे में अच्छा सोचना है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलना है। हर तथ्य के पीछे कुछ न कुछ साइंटिफिक रीजन है, हर तथ्य के पीछे कुछ न कुछ साइंस है। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि भाई ये चीज तो यहाँ पे साइंस काम ही नहीं करता। अरे साइंस काम करता है, साइंस वहां पे पहुंच नहीं पाया, ये मान लो, क्योंकि साइंस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ना। साइंस एक्सपेरिमेंट करके आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे साइंस का बुक लिखने वाले इस धरती के ही व्यक्ति थे, कोई वेद की तरह हमें नहीं मिला है, कोई रामायण महाभारत की तरह हमें वो नहीं मिला है बुक हम पढ़ के सब कुछ समझ ले। हमें खुद करना है और खुद समझना है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का प्रयोग न करना। कई बार आपने देखा होगा लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लड़ाई झगड़ा, रेलवे को जलाने लगे, साझी संपत्ति, पार्क को तहस नहस कर दिया, गाड़ियों को, सरकारी गाड़ियों को तहस नहस कर दिया, सरकारी बसों को आग लगा दिया। तो ये मूल कर्तव्य के विरोध में है। हर व्यक्ति को इसका ध्यान रखना है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे। अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा गलत काम कर रहा है तो उसे समझाने की कोशिश करे। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलाप में हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रयास करें। और व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, अपने काम में उत्कृष्टता लाना, अव्वल तरीके से उस काम को बेहतर करना, ताकि समाज की आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति तीनों में विकास हो सके। तो ये हमारे 10 पॉइंट जो थे, ये तो चलो 42वें संविधान संशोधन के अंदर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 2002 में ये जोड़ा गया है 11वां। 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावक द्वारा शिक्षा का अवसर प्रदान करना ही पड़ेगा। चाहे माता पिता करे या फिर जो भी उस बच्चे को रखता हो, जो जिसके पास वो बच्चा रहता है, उनका कर्तव्य है कि उनको वो प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल में एडमिशन वगैरह करवाए, ताकि बच्चे शिक्षित हो सके। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 12 NIOS के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7 जो है वो यहाँ पे समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।